Hello dear students, welcome to Career Planet. Myself Dr. अर्पिता ओझा, your biology mentor. कैसे हैं आप सब? आई होप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। तो इस वीडियो से हम स्टार्ट कर रहे हैं CBSE क्लास 10th का बायोलॉजी सीरीज। तो हम सारे जो बायोलॉजी के चैप्टर हैं इसमें हम डिस्कस करने वाले हैं। तो जो सबसे फर्स्ट चैप्टर है हमारा वो चैप्टर 6 है लाइफ प्रोसेस। तो देखिए ये चैप्टर क्या है, तो सुनो। लाइफ प्रोसेस, जैसा नाम से हमें पता चल रहा है, लाइफ प्रोसेस मतलब लाइफ से रिलेटेड ये चैप्टर है। ये हमारा जो बायोलॉजी का चैप्टर है ये हमें क्या कहना चाहता है, हम समझें इसे ध्यान से। तो व्हाट इज लाइफ? लाइफ क्या होती है? तो लाइफ को हम किस तरह से समझा सकते हैं? हम अगर अपने चारों और एनवायरनमेंट में देखते हैं तो दो टाइप के थिंग्स होती हैं। एक होती है लिविंग थिंग्स और एक क्या होती है, नॉन लिविंग थिंग्स, है ना। तो लिविंग थिंग्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स को एक दूसरे से डिफरेंशिएट करती है लाइफ। जो लिविंग थिंग्स होती हैं उनके अंदर लाइफ प्रेजेंट होती है और वो काफ़ी सारे लाइफ प्रोसेसेस को जो है अपने बॉडी के अंदर करते हैं। ओके, आपको पॉइंट क्लियर हुआ? जो हमारी लिविंग थिंग्स हैं एंड नॉन लिविंग थिंग्स हैं उनको कौन डिफरेंशिएट कर रही है? लाइफ डिफरेंशिएट कर रही है। लिविंग थिंग्स के पास लाइफ होती है, नॉन लिविंग थिंग्स के पास लाइफ नहीं होती है। जो भी लिविंग थिंग्स होते हैं उनको हम ऑर्गेनिजम्स कहते हैं। ये जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं इनकी एक पर्टिकुलर लाइफ स्पैन होती है। अब लाइफ स्पैन क्या है? जब से उसका बर्थ हुआ है एंड डेथ होती है इसके बीच का जो टाइम पीरियड होता है उस टाइम पीरियड को हम क्या कहते हैं? लाइफ स्पैन कहते हैं। ओके, तो हमें ये पॉइंट क्लियर हो चुका है कि जो भी लिविंग बींग्स हैं या फिर जो भी लिविंग थिंग्स हैं वो सारे के सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स कहलाते हैं। एंड ये जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं इनकी एक पर्टिकुलर लाइफ स्पैन होती है एंड ये लाइफ स्पैन जो है वेरिएबल होती है, पर्सन टू पर्सन, ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म ये चेंज भी होती रहती है। किसी की 50 ईयर्स हैं तो किसी की 100 ईयर्स हैं तो किसी की 1000 ईयर्स होती हैं। तो हमें एक बेसिक सा पॉइंट समझ में आ गया, लाइफ क्या है एंड लाइफ प्रोसेस किस में देखने को मिलता है। ओके, ठीक है। एक और पॉइंट हम यहीं पे कंसीडर करते हैं कि ऐसा कौन सा फीचर है या ऐसी कौन सी प्रॉपर्टी है जो कि क्या करती है, जो लिविंग थिंग्स हैं उनको नॉन लिविंग थिंग्स से अलग करती हैं। तो यहाँ पर देखो क्या लिखा है, व्हाट इज द क्राइटेरिया टू डिसाइड वेदर समथिंग इज अलाइव। कोई ऑब्जेक्ट यानी कि कोई ऑर्गेनिज्म अलाइव है, इसको पहचानने का क्या कोई क्राइटेरिया है? तो क्या होता है, देखिए हमने यहाँ पे इतने सारे डायग्राम्स देखे हैं। इसमें क्या है, देखिए एक बर्ड है जो कि क्या कर रहा है, फ्लाई कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे दूसरा बर्ड है, फिश है, और मॉलिक्यूलर लेवल पे भी कुछ डायग्राम्स इसके अंदर बनाए गए हैं, है ना। कुछ स्ट्रक्चर्स हमें देखने को मिल रहे हैं। तो ये हमें क्या शो कर रहे हैं? तो हम इसकी थ्योरी देखें तो इसमें क्या लिखा है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया टू डिसाइड वेदर समथिंग इज अलाइव मोमेंट। ठीक है, तो देखो सुनना ध्यान से, यहाँ पर क्या लिखा है, कोई भी ऑब्जेक्ट या कोई भी ऑर्गेनिज्म अलाइव है, इसका सबसे इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया क्या होता है, उसके अंदर क्या प्रेजेंट है, मूवमेंट उसके अंदर प्रेजेंट है। पॉइंट क्लियर हुआ आपको? मूवमेंट अगर उसके अंदर प्रेजेंट होता है तो हम कहते हैं यस वो अलाइव है, यस वो लिविंग थिंग है। ऑल लिविंग थिंग्स मूव विदाउट द हेल्प ऑफ एनी एक्सटर्नल हेल्प। एक और पॉइंट हम कंसीडर करें, अगर मैंने आपको कहा है मूवमेंट है जिससे हमें पता चलता है कि कोई ऑब्जेक्ट लिविंग है, तो एक और यहाँ पर बात हम सुन लें। आप ऐसा कह सकते हैं कि मान लीजिए बहुत तेज हवा चल रही है, ठीक है, बहुत तेज हवा आ रही है और जो जितनी मिट्टी है वो उड़ने लगती है, तो क्या मिट्टी जो लिविंग थिंग हो गई? क्योंकि मैंने बताया कोई भी ऑब्जेक्ट अगर मूवमेंट कर रहा है तो वो लिविंग थिंग हो गया। तो यहाँ पे एक और पॉइंट आपको अच्छे से समझना होगा, वो क्या है, कोई भी एक्सटर्नल मूवमेंट ना हो, इंटरनल मूवमेंट अगर किसी भी थिंग के अंदर हमें देखने को मिलता है देन वो लिविंग थिंग कहलाती है। अब इंटरनल मूवमेंट का मतलब क्या है, मान लीजिए यहाँ पर एक स्टोन पड़ा है, बड़ा सा स्टोन है, मैंने उसको पुश किया तब वो आगे की तरफ मूव कर गया एंड वो शिफ्ट हो गया, ठीक है, उसका डिस्प्लेसमेंट हो गया थोड़ी सी डिस्टेंस पे। क्लियर? पॉइंट समझ में आ गया हमें। लेकिन ये जो उसका मूवमेंट था ये किसने कराया? मैंने करवाया। तो ये किस तरह का मूवमेंट हो गया? ये हमारा एक्सटर्नल मूवमेंट हो गया। पॉइंट क्लियर हुआ? तो इंटरनल मूवमेंट किस तरह से होता है, जैसे कि एक ह्यूमन बॉडी है, लाइक मी, मैं चल रही हूँ तो इसकी वजह से क्या हो रहा है, ये मेरा इंटरनल मूवमेंट था, मुझे किसी ने बाहर से पुश नहीं किया है। तो अगर किसी भी ऑब्जेक्ट में इंटरनल मूवमेंट प्रेजेंट होता है तो ये इंटरनल मूवमेंट क्या होता है, ये एक इंपॉर्टेंट फीचर है जो कि
हम इसको कंसीडर करते हैं लिविंग बींग्स के अंदर प्रेजेंट होता है। ओके, तो हमें ये पॉइंट क्लियर हो गया। ऑल लिविंग थिंग्स मूव विदाउट द हेल्प ऑफ एनी एक्सटर्नल हेल्प, किसी भी एक्सटर्नल हेल्प के बिना ही जितनी भी लिविंग थिंग्स होती है वो मूव करती है अपने इंटरनल मूवमेंट की वजह से। इसीलिए हम कहते हैं उनमें लाइफ प्रेजेंट है, उनके अंदर लाइफ प्रोसेसेस प्रेजेंट हैं। क्लियर? ओके। Some movements are easily visible like the movements of the body part, like आपके body parts के movement हो रहे हैं, hands का movement है, legs का movement है, ये हमें अच्छे से visible होता है। ओके, बट कुछ movement ऐसे होते हैं जो कि हमें visible नहीं होते हैं, like molecular level पे जो movement होता है, like देखो यहाँ लिखा है some movements are not easily visible like molecular movement। ठीक है, the molecular movements in the cell and tissue is necessary for all life process। फिर आपके पास एक point आता है molecular movements क्या होता है। तो देखिए जो हमारी बॉडी है ये किससे मिलके बनी है, हमारी बॉडी में काफ़ी सारे सिस्टम हैं, अलग अलग सिस्टम होते हैं, आपको पता है। ये जो सिस्टम है इनके अंदर ऑर्गन्स होते हैं। अब ऑर्गन्स किन से मिलके बने हैं? टिश्यूज से, एंड टिश्यू में क्या होती है? सेल्स होती हैं। अब सेल किससे मिलके बनी होती है? तो जो सेल्स हैं इसके अंदर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। इन मॉलिक्यूल्स का क्या होता है? मूवमेंट होता है। तो इस मॉलिक्यूल के मूवमेंट से काफ़ी सारे लाइफ प्रोसेस चलते हैं। तो यानी कि लाइफ प्रोसेस चलने के लिए ज़रूरी है हमारे मॉलिक्यूलर लेवल पे मूवमेंट हो। मॉलिक्यूलर लेवल पे मूवमेंट होगा तो वो हमें बाद में इतने सारे मूवमेंट एक साथ कलेक्ट होके विजिबल मूवमेंट भी शो करेंगे। ओके, यानी कि अगर अपने हैंड्स के जो जेस्चर्स हैं या फिर जो हमारे हैंड के जो सारे पार्ट्स मूव कर रहे हैं, इसका रीज़न क्या है? जो हैंड्स के अंदर टिश्यू से सेल्यूलर लेवल तक मॉलिक्यूलर मूवमेंट चल रहा है, उसकी वजह से हमें विजिबल मूवमेंट भी दिखाई देते हैं। आई होप आपको ये बहुत ही अच्छे से क्लियर हुआ होगा। तो हमें एक सबसे इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया समझ में आ गया है। वो इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया क्या है? मूवमेंट ही है जो कि ये डिसाइड करता है कि कौन लिविंग थिंग है एंड कौन नॉन लिविंग थिंग है। तो यहाँ पर एक वर्ड हमें देखने को मिला है लाइफ प्रोसेस। तो अब हम लाइफ प्रोसेस को अच्छे से समझते हैं, लाइफ प्रोसेस क्या होता है। ओके, क्लियर हुआ ये आपको पॉइंट? तो देखिए यहाँ पे लाइफ प्रोसेस की डेफिनेशन लिखी है। वो डेफिनेशन क्या है? लाइफ प्रोसेसेस आर द बेसिक प्रोसेस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। सारे के सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर सबसे बेसिक प्रोसेस क्या कहलाते हैं? लाइफ प्रोसेस कहलाते हैं, जो कि उनकी लाइफ के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उनकी पूरी लाइफ इन प्रोसेसेस पे डिपेंड करती है, इसीलिए इन्हें हम क्या कहते हैं? लाइफ प्रोसेस कहते हैं। विच आर नेसेसरी फॉर मेंटेनिंग देयर लाइफ, यही बताया अभी हमने, जो कि उनकी लाइफ को मेंटेन करने के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। द बेसिक लाइफ प्रोसेसेस आर, अब देखिए चार मेन जो हैं हमारे, 4 मेन जो लाइफ प्रोसेसेस होते हैं वो क्या हैं? फर्स्ट इज न्यूट्रिशन, सेकंड क्या है? रेस्पायरेशन, थर्ड इज ट्रांसपोर्टेशन एंड फोर्थ इज एक्सक्रीशन। तो ये जो 4 प्रोसेसेस हैं ये सबसे मेन लाइफ प्रोसेस कहलाते हैं, चाहे वो कोई भी ऑर्गेनिज्म हो। ठीक है, ऑर्गेनिज्म बहुत छोटा हो सकता है, यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म हो सकता है, या फिर काफ़ी कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर वाला जो है मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिज्म भी हो सकता है। उन सारे ऑर्गेनिज्म में ये 4 प्रोसेस होना ज़रूरी है, अदरवाइज उनके अंदर कोई लाइफ ही प्रेजेंट नहीं होगी। ओके, हम यूनिसेल्युलर किसी भी ऑर्गेनिज्म की बात कर सकते हैं, हम अमीबा की, ईस्ट की, किसी की भी बात करें, उनके अंदर भी ये 4 प्रोसेस होना ज़रूरी है। और कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर लाइक हम ह्यूमन बींग्स जो हैं उनमें भी ये 4 बेसिक लाइफ प्रोसेस होना ज़रूरी है। इसके ऊपर ही उनकी पूरी लाइफ डिपेंड करती है। ओके, तो आपको सेकंड टर्म समझ में आ गई हमारी, व्हाट इज लाइफ प्रोसेस। तो लाइफ प्रोसेस की हमने डेफिनेशन देखी एंड हमने देखा लाइफ प्रोसेस कितने टाइप्स के होते हैं। तो सबसे फर्स्ट यहाँ पर क्या लिखा है? न्यूट्रिशन। ओके, न्यूट्रिशन हाँ बिल्कुल ज़रूरी है, न्यूट्रिशन किसी भी ऑर्गेनिज्म का रहने के लिए, राइट। तो देखिए न्यूट्रिशन की डेफिनेशन क्या होती है? इट इज़ द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड बाय एन ऑर्गेनिज्म। ऑर्गेनिज्म क्या करता है? अपनी बॉडी में फूड लेता है, किसी भी मेथड से ले, उसमें कोई ज़रूरी नहीं है कोई भी मेथड हो, बट जब वो फूड अंदर इनटेक कर रहा है हमारी बॉडी के अंदर, तब वो क्या कहलाता है? ये प्रोसेस न्यूट्रिशन कहलाता है एंड इज़ यूटिलाइज्ड बाय द बॉडी फॉर लाइफ प्रोसेस। एंड
सेकंड पॉइंट, न्यूट्रिशन। हाँ, ये बात बिल्कुल सही है कि जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं वो फूड को इनटेक करते हैं, इसे हम न्यूट्रिशन कहते हैं। बट ये ज़रूरी क्यों है? क्योंकि अगर वो ऑर्गेनिज्म फूड लेगा, उस फूड से क्या होगा, उसे एनर्जी मिलेगी एंड इस एनर्जी की हेल्प से वो दूसरे लाइफ प्रोसेस कर पाएगा। ओके, तो लाइफ प्रोसेस कंटिन्यूस चलते रहे, इसके लिए ज़रूरी है ऑर्गेनिज्म को एनर्जी मिलते रहे। कोई भी टाइप का ऑर्गेनिज्म हो, वो सारे के सारे ऑर्गेनिजम्स एनर्जी पे डिपेंड करते हैं और उन्हें एनर्जी कहाँ से मिलती है? फूड से मिलती है। तो सबसे इंपॉर्टेंट एंड फर्स्ट लाइफ प्रोसेस हमारा क्या हो गया? न्यूट्रिशन। सारे ऑर्गेनिज्म में अलग अलग टाइप का न्यूट्रिशन हमें देखने को मिलता है। ओके, second is respiration. It is the process by which food is burnt in the cells of the body with the help of oxygen to release energy. अब देखिए, हमने फूड लिया, मैंने बताया फूड से एनर्जी मिलती है और इस एनर्जी से दूसरे लाइफ प्रोसेस हमारे बॉडी में चलते हैं या फिर किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म की बॉडी में चलते हैं। यहाँ पर एक पॉइंट हमें समझने की ज़रूरत है, क्या वो फूड डायरेक्ट एनर्जी के फॉर्म में होता है? नहीं, ऐसा नहीं होता। उस फूड को क्या करना होता है? छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करना होता है, उसको बर्न करना पड़ता है ताकि वो फूड जो है एनर्जी में कन्वर्ट हो सके। ओके, ये पॉइंट क्लियर हुआ। तो हमारा जो ये फूड है, इस फूड को बर्न हम कैसे करेंगे? तो फूड को बर्न करने के लिए किसकी ज़रूरत होती है? हमें ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, राइट? अब ये जो ऑक्सीजन है ये हमें किससे मिलती है? रेस्पायरेशन से मिलती है। सारे ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो अलग अलग वे से रेस्पायरेशन करते हैं, बट उनका मेन गोल क्या होता है? हमें ऑक्सीजन का इंटेक करना है ताकि ये ऑक्सीजन फूड के साथ मिलकर फूड को बर्न करे एंड क्या प्रोड्यूस करे? एनर्जी प्रोड्यूस करे। एनर्जी क्यों ज़रूरी है? हमें पता ही है। उसका क्या काम है? वो दूसरे लाइफ प्रोसेस को चलाने के लिए हेल्पफुल रहेगी। ओके, सो सेकंड वाज रेस्पायरेशन। रेस्पायरेशन भी हमें क्लियर हो चुका है। एंड थर्ड होता है ट्रांसपोर्टेशन। थर्ड क्या है? ट्रांसपोर्टेशन। किसी भी सब्सटेंस को ट्रांसपोर्ट करना बॉडी में, देन ये ट्रांसपोर्टेशन कहलाता है। इट इज द प्रोसेस बाय विच फूड, ऑक्सीजन, वाटर, वेस्ट प्रोडक्ट are carried from one part of the body to the other part of body. इसका मतलब क्या है? यस, जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं उन्होंने फूड का इंटेक किया है, ऑक्सीजन लिया है या फिर कोई भी वेस्ट प्रोडक्ट बना होगा, कोई लाइफ प्रोसेस चली है, उसके बाद कोई वेस्ट प्रोडक्ट बना है बॉडी में, तो उन सबको ट्रांसपोर्ट करता है एक ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन तक या फिर एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक। अगर उसको ट्रांसपोर्ट करना है तो ये जो प्रोसेस है, ओके, मूवमेंट जो हो रहा है फूड का, ऑक्सीजन का, वाटर का, है ना, वाटर भी होता है हमारी बॉडी में एंड कोई वेस्ट प्रोडक्ट है वो भी होता है। तो इन सब के लिए क्या ज़रूरी है? ट्रांसपोर्टेशन ज़रूरी है। तो ये एक और लाइफ प्रोसेस हो गया, इंपॉर्टेंट लाइफ प्रोसेस वाज ट्रांसपोर्टेशन। ओके, थर्ड पॉइंट इज क्लियर। एंड व्हाट इज फोर्थ? फोर्थ लाइफ प्रोसेस इज एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन, किसका एक्सक्रीशन करेंगे? जो इतने सारे लाइफ प्रोसेस हमारी बॉडी में चलेंगे, उन सारे लाइफ प्रोसेस की वजह से कुछ वेस्ट प्रोडक्ट बनेंगे, राइट? हमने क्या किया? फूड का इंटेक किया, ऑक्सीजन लिया, वाटर का इंटेक किया, ठीक है। उसकी वजह से काफ़ी सारे केमिकल एंड बायोलॉजिकल प्रोसेसेस हमारी बॉडी में चले या किसी और ऑर्गेनिज्म की बॉडी में चले, उसकी वजह से कुछ क्या बनते हैं? वेस्ट प्रोडक्ट बनते हैं। क्लियर? तो ये जो वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं इनको हमारी बॉडी से निकालना, कोई भी तरह के वेस्ट प्रोडक्ट को हमारे बॉडी से जब बाहर निकाला जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं? एक्सक्रीशन कहते हैं। पॉइंट क्लियर? ये क्या कहलाता है? एक्सक्रीशन कहलाता है। तो इट इज द प्रोसेस बाय विच वेस्ट प्रोडक्ट्स आर रिमूव्ड फ्रॉम द बॉडी। क्लियर है? तो इस तरह से हमने जो ये चारों प्रोसेस हैं उन्हें अच्छे से देख लिया है। ओके, देन हम यहाँ पर देखते हैं, देखिए जो जितने भी अलग अलग सिस्टम हैं इंपॉर्टेंट हैं इन सारे लाइफ प्रोसेस के लिए, उनका यहाँ पे डायग्राम बनाया गया है। ठीक है, काफ़ी छोटा डायग्राम है, हम सिर्फ इसको ऑब्जर्वेशन के लिए देखेंगे। फर्स्ट इज डाइजेस्टिव सिस्टम। दिख रहा है आपको डाइजेस्टिव सिस्टम? डाइजेस्टिव सिस्टम क्या करता है? न्यूट्रिशन प्रोसेस के लिए इंपॉर्टेंट होता है। ये क्या करता है? फूड का डाइजेशन करता है। ह्यूमन बॉडी बनाई गई है देखिए इसमें, एंड अलग अलग ऑर्गन्स हमारे इसके अंदर प्रेजेंट है। माउथ है, माउथ से हम फूड का इंटेक करते हैं, उसके बाद वो कहाँ जाता है? हमारे बकल कैविटी में जाता है। ठीक है, बकल कैविटी से वो कहाँ जाता है? फूड पाइप में जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं? ईसोफेगस कहते हैं। ईसोफेगस एंड बकल कैविटी को कौन कनेक्ट करती है? फेरिंग्स जो होती है वो इसको कनेक्ट करती है।
देन क्या आती है फूड पाइप, जिसे मैंने बोला ईसोफेगस, राइट। एंड ईसोफेगस से ये कहाँ जाता है, स्टमक में जाता है। स्टमक में फूड का डाइजेशन होता है, कुछ फूड पार्शियली डाइजेस्ट होता है, ओके। देन ये जो स्टमक है यहाँ से स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन से लार्ज इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन से क्या होता है, ये रेक्टम एंड एनस के थ्रू बॉडी से बाहर आता है, ओके। तो ये जो सारा का सारा प्रोसेस है ये न्यूट्रिशन के लिए हेल्पफुल होता है, इसलिए इसे हम डाइजेस्टिव सिस्टम कहते हैं। हमारा फूड यहाँ पर क्या हुआ है, डाइजेस्ट हुआ है। आपको ये पॉइंट क्लियर हुआ, अच्छे से समझ में आई ये बात, ओके। तो फर्स्ट डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया। सेकंड इज रेस्पिरेटरी सिस्टम। रेस्पिरेटरी सिस्टम अब किसके लिए इंपॉर्टेंट है, रेस्पिरेशन के लिए। हम ऑक्सीजन का इंटेक करेंगे एंड वेस्ट प्रोडक्ट के फॉर्म में कार्बन डाइऑक्साइड को हमारी बॉडी से हम क्या करेंगे, बाहर निकालेंगे। पॉइंट क्लियर, ओके। तो देखिए इसके अंदर क्या है, हमारे पास नॉस्ट्रिल होते हैं, नोज के नॉस्ट्रिल है। इन नॉस्ट्रिल से क्या होता है, एयर अंदर जाती है। देन नेजल पाथ आता है, नेजल कैविटी आती है। नेजल कैविटी के बाद वही फेरिंग्स आती है, लैरिंग्स आती है, ओके। उसके बाद आती है ट्रेकिया, जिसे हम क्या कहते हैं, विंड पाइप कहते हैं। ट्रेकिया दो पार्ट में डिवाइड हो जाती है एंड ब्रोंकस का फॉर्मेशन होता है। ब्रोंकस से ब्रोंकियोल्स बनती है। ब्रोंकस, ब्रोंकियोल, ये जितनी भी हमारे रेस्पिरेटरी ट्यूब्स हैं ये किसके अंदर प्रेजेंट होती हैं, लंग्स में प्रेजेंट होती है। हम किसकी बात कर रहे हैं, हम ह्यूमन बॉडी की बात कर रहे हैं। उसमें काफ़ी कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर देखने को मिलता है, ओके। जो दूसरे ऑर्गेनिज्म हैं उनमें इतना कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर नहीं होता है रेस्पिरेशन के लिए। आपको ये पॉइंट भी अच्छे से समझ में आना चाहिए, ओके। देन वो क्या करते हैं, लंग्स जो हैं, इन लंग्स के अंदर ये रेस्पिरेटरी ट्यूब्स होती हैं, ब्रोंकियोल्स होती हैं एंड ये कहाँ पर, एल्वियोलाई के अंदर खुलती हैं। वहाँ पर उस स्टेज पे क्या होता है, रेस्पिरेशन होता है, ओके। तो ये जो सिस्टम हो गया ये हमारा क्या हो गया, रेस्पिरेटरी सिस्टम हो गया। पॉइंट क्लियर। रेस्पिरेटरी सिस्टम के बाद नेक्स्ट होता है ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन के लिए देखिए यहाँ पे सर्कुलेटरी सिस्टम बनाया है। ये सर्कुलेटरी सिस्टम अगर हम इसको अच्छे से देखें, यहाँ पर क्या है, हार्ट है। हार्ट के अंदर 4 चैम्बर्स होते हैं, हमें पता है बात अच्छे से। तो जो हमारा हार्ट है उसमें 4 चैम्बर्स होते हैं। 2 चैम्बर्स अलग अलग डिवाइड होते हैं और 2 चैम्बर ऊपर एंड नीचे डिवाइड होते हैं। टोटल 4 चैम्बर्स होते हैं। ये क्या करते हैं, ऑक्सीजन लेकर आता है जो भी ब्लड हमारे हार्ट में, उसको हम क्या करते हैं, हमारे हार्ट के थ्रू बाकी के बॉडी ऑर्गन्स को देते हैं। मैंने आपको क्या बताया, आपने न्यूट्रिशन लिया डाइजेस्टिव सिस्टम से, रेस्पिरेशन से आपने ऑक्सीजन ली अपनी बॉडी में एंड ब्लड में ऑक्सीजन थी, ओके। तो ये जो ऑक्सीजन है या फिर न्यूट्रिशन है, इन सब को कैरी कौन करके लेकर जाएगा, ट्रांसपोर्टेशन उसको कौन करवाएगा। तो ट्रांसपोर्टेशन के लिए क्या ज़रूरी होता है, ट्रांसपोर्टेशन के लिए हमारी बॉडी में ब्लड यानी कि कोई एक ऐसा मीडियम होना चाहिए जो कि सारे के सारे सब्सटेंसेस को क्या करे, ट्रांसपोर्ट करवाए। तो यहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन के लिए वो सब्सटेंस क्या है, दैट सब्सटेंस इज ब्लड, ओके। तो ये जो ब्लड है ये ट्रांसपोर्ट करवाता है। अब इस ब्लड के अंदर फूड, ऑक्सीजन, कोई भी टाइप का वेस्ट प्रोडक्ट, वाटर, मिनरल, दूसरे न्यूट्रिएंट्स, दूसरी गैसेस, सब कुछ प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो हमारा जो हार्ट है वो क्या करता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को डिफरेंट अलग अलग करके रखता है। और जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है उसे इस पूरे मैकेनिज्म के थ्रू, जो कि हम नेक्स्ट अपकमिंग वीडियोज़ में देखेंगे, पूरा अच्छे से डिटेल में समझेंगे। तो जितने भी दूसरे ऑर्गन्स होते हैं उनको ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड देता है। सारे ऑर्गन के पास ऑक्सीजनेटेड ब्लड ले जाने का काम हो गया एंड उसके बाद क्या होगा, सारे ऑर्गन्स क्या करेंगे, उस ऑक्सीजन को कंज्यूम करेंगे एंड वेस्ट प्रोडक्ट के तौर पे कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालेंगे। देन जो ये हमारी कार्बन डाइऑक्साइड है, ये कार्बन डाइऑक्साइड उसी ब्लड में आती है, हमारे उस ब्लड के थ्रू हार्ट में आती है। उस हार्ट से क्या होता है, उसे लंग्स तक पहुंचाया जाता है और लंग्स में वो प्योरीफाई होती है और इस तरह से हम लंग्स से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते हैं। तो आपको एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट समझ में आ गया हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम का, जो कि ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करता है, ओके। हमने ऑक्सीजन अंदर ली हमारे लंग्स के अंदर, वहाँ से क्या हुआ, ब्लड में वो ऑक्सीजन गई,
वो ऑक्सीजन देन हार्ट में पहुंची, हार्ट में ब्लड के थ्रू वो बॉडी के सारे ऑर्गन्स की तरफ गई, वहाँ से सारे कार्बन डाइऑक्साइड को कलेक्ट किया हमारे ब्लड ने, और ये जो ब्लड है हमारे हार्ट के पास वापस गया। हमारे हार्ट ने इस इम्प्योर ब्लड को किसको दे दिया, लंग्स को दे दिया, और लंग्स से कार्बन डाइऑक्साइड बॉडी से बाहर निकल गई। यानी कि कितना कनेक्शन है हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम एंड सर्कुलेटरी सिस्टम में। ओके, तो आपको न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन एंड ट्रांसपोर्टेशन समझ में आ गया। बट एक और पॉइंट है, हमारे बॉडी में जो भी फूड है वो डाइजेस्ट होगा, एंड काफ़ी सारे और भी प्रोटीन हैं या फिर अलग अलग सब्सटेंसेस हैं, कार्बोहाइड्रेट, फैट, शुगर जो भी हैं, इन सब का भी डाइजेशन होता है। इस डाइजेशन की वजह से क्या होता है, कुछ वेस्ट प्रोडक्ट बनते हैं। इन वेस्ट प्रोडक्ट को हमारी बॉडी से बाहर निकालना ज़रूरी होता है। अलग अलग मैकेनिज्म होते हैं उसको बाहर निकालने के लिए, उन सबको एक साथ हम क्या कहते हैं, एक्सक्रीशन कहते हैं। तो ह्यूमन बॉडी में एक्सक्रीशन के लिए एक सिस्टम होता है जिसे हम एक्सक्रीटरी सिस्टम कहते हैं। देखिए यहाँ पर एक्सक्रीटरी सिस्टम ड्रॉ किया है, इसके अंदर क्या है आपको पता होगा। हमारे ह्यूमन बॉडी में एक्सक्रीटरी यूनिट होती हैं, वो होती हैं किडनीज। और ये जो किडनीज हैं, देखिए यहाँ पे राइट एंड लेफ्ट किडनीज हैं। ये किडनी क्या करती है, हमारे ब्लड को प्यूरिफाई करती है। ब्लड को प्यूरिफाई करके जो भी इम्प्योर सब्सटेंस होते हैं, जो कि एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट होते हैं, उनको ब्लड से अलग कर देती है और यूरिन के फॉर्म में हम बॉडी से बाहर उसको एक्सक्रीट आउट कर देते हैं, है ना। तो यहाँ पर देखिए दो किडनीज हैं, ये किडनी क्या होगी, ब्लड के थ्रू प्यूरिफाई होंगी। देन ये प्यूरिफाई होने के बाद किडनी से यूरेटर के थ्रू एंड यूरिनरी ब्लैडर में सारा यूरिन स्टोर हो जाता है, और इस यूरिन को हमारी बॉडी से बाहर एक्सक्रीट कर दिया जाता है। ओके, तो यहाँ पर एक और सिस्टम हमारा हो गया, वो कौन सा हुआ, एक्सक्रीटरी सिस्टम। तो हमने जो हमारी ह्यूमन बॉडी है उसमें 4 कॉम्प्लेक्स सिस्टम्स देखे। वो सिस्टम क्या थे, डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम एंड एक्सक्रीटरी सिस्टम। ये सारे सिस्टम काफ़ी कॉम्प्लेक्स होते हैं। हर ऑर्गेनिज्म में इतने बड़े सिस्टम हो ऐसा ज़रूरी नहीं है। कुछ जो छोटे ऑर्गेनिज्म होते हैं उनमें इतनी कॉम्प्लेक्सिटी हमें देखने को नहीं मिलती। काफ़ी सिंपल प्रोसेसेस से भी ये चारों के चारों प्रोसेस जो हैं, न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन एंड एक्सक्रीशन भी हो जाता है। अच्छे से क्लियर हुआ। अब हमें चैप्टर की जो हेडिंग है लाइफ प्रोसेस अच्छे से क्लियर हो गई है कि लाइफ प्रोसेस क्या है, उसकी डेफिनेशन क्या है, उसका मीनिंग क्या है और क्यों ज़रूरी है हमारी बॉडी में। एंड लाइफ प्रोसेस सिर्फ किस में देखने को मिलती है, लिविंग थिंग्स में देखने को मिलती है। ओके, तो ये पॉइंट भी हमें अच्छे से क्लियर हो गया है। तो आपको हम इसमें एक अच्छे से बात क्लियर कर देते हैं, वो क्या है कि कोई भी ऑर्गेनिज्म हो, उस ऑर्गेनिज्म के अंदर क्या मेन चीज़ें होनी चाहिए, न्यूट्रिशन। ओके, न्यूट्रिशन हमेशा ज़रूरी है। न्यूट्रिशन वो किस फॉर्म में लेता है, फूड के फॉर्म में लेता है। ओके, न्यूट्रिशन के बाद सेकंड इसके अंदर क्या आता है, रेस्पिरेशन। सेकंड क्या है, रेस्पिरेशन। अब ये जो रेस्पिरेशन है, रेस्पिरेशन के लिए क्या होती है, O2 बॉडी में चाहिए होती है। O2 का हम क्या करते हैं, इनटेक करते हैं और CO2 को बॉडी से बाहर निकाल दिया जाता है। ओके, तो हम रेस्पिरेशन इस तरह से करते हैं। उसके बाद में आता है ट्रांसपोर्टेशन, यही पढ़ा अभी हमने। ट्रांसपोर्टेशन जो है वो ट्रांसपोर्टेशन किसके थ्रू होता है, ब्लड के थ्रू होता है। ओके, एंड फाइनल है जो इतने सारे लाइफ प्रोसेस होंगे उसकी वजह से जो एक्सक्रीटरी सब्सटेंस बनेंगे उसके लिए क्या करेंगे, हम एक्सक्रीशन करेंगे। तो लास्ट क्या हो गया, एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन किसकी हेल्प से होता है, एक्सक्रीशन जो है हमारी बॉडी में एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स जो होते हैं उससे क्या निकलते हैं, वेस्ट प्रोडक्ट निकलते हैं। तो ये जो हमने चार्ट बनाया है, ये चार्ट एक समरी है सारे के सारे हमारे बॉडी के लाइफ प्रोसेस का। ओके, तो आपको पॉइंट क्लियर हुआ, लाइफ प्रोसेस क्या होते हैं और ये सिर्फ किसके अंदर प्रेजेंट होते हैं, ये सारे के सारे जितने भी लाइफ प्रोसेस है ये ओनली लिविंग बॉडी के अंदर प्रेजेंट होते हैं। इज दैट क्लियर? ओके, चले हम नेक्स्ट। ओके, तो इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं क्या है,
तो हमने सारे के सारे जो 4 प्रोसेस देखे उसमें सबसे फर्स्ट प्रोसेस क्या है, न्यूट्रिशन। तो अब हम थोड़ा सा न्यूट्रिशन को डिटेल में डिस्कस करेंगे। ओके, हमारे एनसीईआरटी में भी इसको बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन किया है। तो न्यूट्रिशन क्या होता है, देखिए इसकी डेफिनेशन क्या लिखी है, न्यूट्रिशन इज द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड बाय एन ऑर्गेनिज्म। कोई भी ऑर्गेनिज्म क्या करता है, फूड का जो इनटेक करता है, तो इसे हम क्या कहते हैं, न्यूट्रिशन कहते हैं। एंड इट्स यूटिलाइजेशन बाय द बॉडी टू बिल्ड द बॉडी। ओके, फिर क्या हो, कोई भी ऑर्गेनिज्म ने क्या किया, फूड का इनटेक किया। इस फूड को इनटेक करने के बाद वो क्या करते हैं, फूड का बॉडी में यूटिलाइजेशन करते हैं। फूड के बॉडी में यूटिलाइजेशन से क्या होगा, बॉडी बिल्डअप होगी, उसकी ग्रोथ होगी, रिपेयर होगी एंड उसको एनर्जी मिलेगी। तो न्यूट्रिशन आपको पॉइंट क्लियर हुआ। हमारे कोई भी ऑर्गेनिज्म क्या करें, फूड का इंटेक करें, उस फूड का इंटेक करने के बाद उसको यूटिलाइज किया जाए, उसको यूटिलाइज करेंगे ताकि हमारी बॉडी बिल्डअप हो सके, उसकी ग्रोथ हो सके। कोई भी पार्ट की ग्रोथ के लिए न्यूट्रिशन ऑफ कोर्स ज़रूरी है। एंड किसी पार्ट में अगर किसी तरह से कोई डैमेज हुआ है तो उस डैमेज को फिर से रिपेयर करने के लिए भी हम फूड लेते हैं। एंड हमने सबसे पहले ही डिस्कस कर लिया था, हमारे सारे दूसरे लाइफ प्रोसेसेस में एनर्जी हमें मिले, इसके लिए भी क्या होता है, फूड ज़रूरी होता है। तो ये हमारी एक बेसिक से डेफिनेशन हो गई है। आई होप आपको डेफिनेशन अच्छे से क्लियर हुई है। व्हाट इज न्यूट्रिशन? सो न्यूट्रिशन इज द प्रोसेस of taking food by an organism and its utilization by the body to build the body for growth, to repair the damaged part of the body and for energy. Okay? देखिए फिर आगे क्या लिखा है इसमें, life on the earth depend upon carbon based molecules। जो लाइफ है अर्थ पर, जो पूरी लाइफ प्रेजेंट है, मेनली वो किस पे डिपेंडेंट होती है, कार्बन से रिलेटेड मॉलिक्यूल्स पर डिपेंड होती है। एंड मोस्ट ऑफ द फूड्स आर ऑल्सो कार्बन बेस्ड मॉलिक्यूल्स। सारे के सारे जो फूड होते हैं मेनली कार्बन बेस्ड होते हैं। लाइक हम अगर ह्यूमन की फूड की बात करें तो हम कोई भी फूड लेते हैं उसमें मेन स्टेपल न्यूट्रिएंट कौन होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है। अब कार्बोहाइड्रेट क्या है, शुगर्स हैं। और ये जो कार्बोहाइड्रेट होता है, ये जो शुगर है, ये किससे मिलके बनी होती है, सबसे मॉलिक्यूलर लेवल पे ये कार्बन एंड दूसरे एलिमेंट से मिलकर बनी होती है। तो कार्बन है जो सबसे मेन होता है फूड के फॉर्म में, मतलब कार्बन से मिलकर बने जो मॉलिक्यूल्स हैं वो ही मेनली सबसे बेसिक स्ट्रक्चर बनाते हैं फूड का हमारे इस अर्थ पर। ओके, तो हमें ये पॉइंट भी क्लियर हो गया। So, the most of the foods are also carbon-based molecule. The outside raw materials used by living organisms are फूड, वाटर एंड एयर। उसके अलावा हम और क्या क्या एनवायरमेंट से लेते हैं, यस हम फूड ले रहे हैं उसमें कार्बन कंटेंट होता है, उसके अलावा हम वाटर एंड एयर भी लेते हैं और कुछ ऐसे मिनरल न्यूट्रिएंट्स भी हम लेते हैं जिसके अंदर कार्बन नहीं होता बट वो हमारी बॉडी के ग्रोथ के लिए, उसकी बिल्डिंग के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। ओके, हमें ये पॉइंट अच्छे से क्लियर हो गया। अब आता है मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन के क्या क्या मोड्स हैं। ओके, मोड्स का मतलब क्या है, किस किस वे से न्यूट्रिशन होता है। सो देयर आर 2 मेन्स मोड ऑफ न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन के 2 मेन मोड हैं। दे आर, कौन कौन है वो दोनों, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन एंड हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। 2 टाइप्स क्या हो गए उसके, ऑटोट्रॉफिक एंड द सेकेंड इज हेटेरोट्रॉफिक। देखो ऑटो एंड हेटेरो से हमें काफ़ी बातें समझ में आ रही है। ऑटो जो कि खुद करे, सेल्फ अगर न्यूट्रिशन हो रहा है उनका खुद का, देन वो ऑटोट्रॉफिक हो गया। एंड हेटेरो मतलब उसके किसी और पे डिपेंड अगर वो रहता है तो उसे हम हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कहते हैं। क्लियर हुई ये पॉइंट आपको? तब हम सारी डेफिनेशंस की क्लियर करते हैं क्या है। द फर्स्ट इज ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। इट इज द न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म प्रिपेयर देयर फूड बाय ओन। ठीक है, वो अपना फूड जो है खुद बनाते हैं, देयर ओन फूड फ्रॉम सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेज। वो इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेज लाइक कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल। तो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन की यहाँ पर एक बड़ी सी डेफिनेशन लिखी है। वो डेफिनेशन क्या कहती है, ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अपना खाना खुद बनाते हैं। ठीक है, क्या लिखा है, विच प्रिपेयर देयर ओन फूड। किससे बनाते हैं, फ्रॉम सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। इनऑर्गेनिक सब्सटेंस का मतलब क्या है,
कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर आपस में कंबाइन होते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। सनलाइट के प्रेजेंस में क्या होता है, यहाँ पे आपको समझाते हैं। देखिए, ये है कार्बन डाइऑक्साइड, ये है वाटर, ओके। यहाँ पर क्या आ रही है ऊपर से, ये सन है, इसकी हेल्प से आपको क्या मिल रही है, सनलाइट मिल रही है, और सनलाइट और इसकी हेल्प से क्या हो गया, इसका फूड का फॉर्मेशन होता है, ओके। किसी भी फॉर्म में हो सकता है, स्टार्च के फॉर्म में हो सकता है, शुगर के फॉर्म में होता है। तो इस तरह से अगर ये अपना जो फूड है वो खुद बनाते हैं तो इन्हें हम ऑटोट्रॉफिक कहते हैं। एग्जाम्पल क्या है, ऑल ग्रीन प्लांट्स, सारे ग्रीन प्लांट्स जो हैं वो क्या करते हैं, ऑटोट्रॉफिक होते हैं। एंड सम बैक्टीरिया, और कुछ बैक्टीरियाज भी हैं जो कि क्या करते हैं, अपना जो फूड है वो खुद प्रिपेयर करते हैं। अब यहाँ पर देखो एक पॉइंट लिखा है ऑल ग्रीन प्लांट्स, तो ग्रीन प्लांट्स इसलिए कहा है क्योंकि जितने भी ग्रीन प्लांट्स होते हैं उसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है, क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, ओके। तो ये जो क्लोरोफिल है इसके अंदर ही क्या होगी, पूरी की पूरी फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होता है। फोटोसिंथेसिस का नाम आपने पहले भी सुना होगा। तो ये जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस है इसकी हेल्प से क्या होगा, CO2 वाटर से कंबाइन होके फूड बनाएगा, और ये फूड वो जो ऑर्गेनिज्म है वो खुद के लिए यूज़ करेगा और दूसरे ऑर्गेनिजम्स को भी वो ये फूड प्रोवाइड करेगा। तो ऑटोट्रॉफिक जो कि ऑर्गेनिज्म होते हैं वो बहुत ही अच्छे हो गए, फिर तो अपना खाना खुद बना रहे हैं। दैट्स वेरी गुड। सेकेंड इज हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। अब देखिए, हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में क्या होता है, इट इज़ द न्यूट्रिशन इन विच organisms get their food directly और indirectly from plants। वो क्या करते हैं, अपना फूड डायरेक्टली या इनडायरेक्टली किसी फॉर्म में प्लांट से लें तो उसे हम क्या कहेंगे, हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कहेंगे, ओके। तो ये अपना खाना जो है खुद प्रिपेयर नहीं करते, अपना फूड ये खुद प्रिपेयर नहीं कर रहे हैं, लेकिन ये क्या करते हैं, प्लांट्स पे या तो डायरेक्टली डिपेंडेंट है, सीधा प्लांट का कोई पार्ट लिया उसको एज अ फूड इनटेक कर लिया, या फिर किसी भी इनडायरेक्टली फॉर्म में ये क्या है, किसी प्लांट पे डिपेंड है, तो ये हेटेरोट्रॉफिक कहलाता है। इसको मैं एग्जाम्पल से समझें तो देखिए, फॉर एग्जाम्पल एक माउस है, वो क्या करता है, ग्रेन्स खा रहा है। तो जो ग्रेन्स हैं वो कहाँ से आए हैं, प्लांट से आए हैं, तो उन्होंने डायरेक्टली प्लांट से क्या किया, फूड को लिया। अब जो माउस है उसको किसी स्नेक ने एज फूड ले लिया, ओके। तो उसकी वजह से क्या हुआ, जो माउस है, अब वो जो माउस था किस पे डिपेंड था, प्लांट पे डिपेंड था अपने फूड के लिए, बट स्नेक किस पे डिपेंड था, स्नेक था माउस पे और माउस था प्लांट पे। तो ऑटोमेटिकली हम क्या समझ सकते हैं कि माउस जो था डायरेक्टली डिपेंड है प्लांट पे, और जो स्नेक है वो इनडायरेक्टली डिपेंड है किस पे, प्लांट पे। तो ये दोनों क्या हो गए, हेटेरोट्रॉफिक हो गए, राइट, क्लियर हुआ। तो हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन हम इस तरह से समझते हैं। तो मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन हमारे क्लियर हो गए, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन एंड हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। नेक्स्ट यहाँ पे क्या लिखा है, टाइप्स ऑफ हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। क्या क्या टाइप्स होते हैं इस न्यूट्रिशन के, तो देयर आर 3 मेन टाइप्स ऑफ हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन जो होता है उसके 3 मेन टाइप्स होते हैं, वो क्या हैं, नोट करेंगे हम साथ में, सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन, पैरासाइटिक न्यूट्रिशन एंड होलोजोइक न्यूट्रिशन। तीनों पार्ट क्लियर हुआ, सैप्रोफाइटिक, पैरासाइटिक एंड होलोजोइक न्यूट्रिशन, ओके। तो हमें ये क्लियर हो चुका है। अब हम तीनों की अलग से डेफिनेशन देखते हैं, क्या क्या डेफिनेशन होती है। तो फर्स्ट इज सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन। सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन क्या है, इट इज द न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म गेट देयर फूड फ्रॉम डेड एंड डीके ऑर्गेनिज्म। कोई भी डेड और डीके ऑर्गेनिज्म अगर है उसके ऊपर वो क्या करते हैं, कोई ऑर्गेनिज्म उनसे फूड ले रहे हैं, तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स किस तरह का न्यूट्रिशन शो करते हैं, हम वो सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन शो करते हैं, ओके। दे ब्रेक डाउन द फूड मटेरियल आउटसाइड देयर बॉडी देन एब्जॉर्ब इट। एग्जाम्पल है मशरूम, ब्रेड मोल्ड्स, ईस्ट एंड सम बैक्टीरिया। बैक्टीरिया हैं, ईस्ट हैं, या फिर मशरूम्स हैं, एंड ब्रेड के ऊपर जो मोल्ड लगती है वो सब क्या करते हैं,
जिस सब्सटेंस पे वो हैं या फिर अपने आसपास के एनवायरनमेंट में जो भी सब्सटेंस प्रेजेंट है उसको बाहर ही वो क्या करते हैं, पहले डाइजेस्ट करते हैं, उसको एब्जॉर्बेबल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, देन उसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं। ओके, तो यहाँ पर ये पॉइंट आपको समझना ज़रूरी है। जो सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन होता है, नोट करेंगे हम ये लाइन अच्छे से, जो सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन होता है उसके अंदर डाइजेशन बाहर ही वो कर लेते हैं ऑर्गेनिज्म, देन उसको अपने अंदर लेते हैं। फर्स्ट पॉइंट ये। सेकंड पॉइंट हमें ये अच्छे से याद रखना है, जो सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन होता है वो मेनली डेड एंड डीके मटेरियल्स पे होता है। लाइक हम देखते हैं ब्रेड होती है, ब्रेड अगर काफ़ी टाइम तक किसी ह्यूमिडिटी वाले एरिया में, डार्क एरिया में रखी जाए तो उसके ऊपर एक फंगस बन जाती है। तो उस फंगस ने क्या किया, वो जो ब्रेड है उसको बाहर ही डाइजेस्ट कर लिया। ठीक है, वो डीके हो रही थी, मतलब वो धीरे धीरे खराब हो रही थी और वहाँ पे जो फंगस थी उसने उससे न्यूट्रिशन लिया। पॉइंट क्लियर। एंड मशरूम्स भी इस तरह से करते हैं। तो देखिए हमारे सामने इसका डायग्राम शो है मशरूम का। क्लियर है आपको ये पॉइंट? ओके, तो सेकंड उसके बाद क्या आता है, पैरासाइटिक न्यूट्रिशन। सेकंड कैसा टाइप का न्यूट्रिशन हो गया, पैरासाइटिक न्यूट्रिशन। हमें वर्ड से क्लियर हो रहा है पैरासाइट। पैरासाइट क्या होता है, इट इज द न्यूट्रिशन in which organisms get their food from living organisms। इसके अंदर क्या होता है, पैरासाइटिक के अंदर जो ऑर्गेनिज्म है वो किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म से न्यूट्रिशन लेता है, बट विदाउट किलिंग देम, उनको मारते नहीं हैं। एक तो एग्जाम्पल क्या हो गया, एक बड़ा ऑर्गेनिज्म है, उस छोटे ऑर्गेनिज्म को उसने पूरा ही खा लिया, तो छोटा ऑर्गेनिज्म तो पूरा डिस्ट्रॉय हो गया, डेड हो गया वो तो। बट ऐसा नहीं है, पैरासाइटिक न्यूट्रिशन में ऐसा नहीं होता है। इसमें क्या होता है, एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म में कंप्लीटली डिपेंड रहता है न्यूट्रिशन के लिए, बट उस ऑर्गेनिज्म को वो मारता नहीं है। ठीक है, उसको किल नहीं करता है। तो इट इज द न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म गेट देयर फूड फ्रॉम अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म विदाउट किलिंग देम। एग्जाम्पल इज कस्कुटा एंड ऑर्किड, टिक्स, लाइस, लीचेस, राउंडवर्म, टेपवर्म एंड प्लाज्मोडियम। बहुत ही सारे देखो पैरासाइट के एग्जाम्पल दे दिए हैं यहाँ पर, हम सबको एक एक करके समझते हैं। अब ये जो कस्कुटा है ये क्या होती है, ये एक प्लांट स्पीशीज़ है। ओके, ये क्या करती है, किसी दूसरे प्लांट पे डिपेंड करती हैं। किस तरह से किसी दूसरे प्लांट पे डिपेंड करती हैं समझेंगे हम। तो कस्कुटा प्लांट जो होता है, इसकी जो रूट्स होती हैं वो दूसरे जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं, ये जो कस्कुटा ओरिजिनली ये ग्रीन कलर का नहीं होता, यानी कि ये क्या कर रहा है, फोटोसिंथेसिस नहीं करता, अपना खाना खुद नहीं बना रहा है, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन इसमें नहीं है, ये हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन को शो करता है। उसमें भी किसको, पैरासाइट को, पैरासाइटिक न्यूट्रिशन को। कैसे, तो ये जो कस्कुटा है इसकी रूट्स जो होती हैं वो दूसरा जो प्लांट है, जो ग्रीन प्लांट है, उसकी रूट से कंबाइन हो जाती है। वो रूट जो जो न्यूट्रिशन को अब्जॉर्ब करेगी, ये रूट उससे सारा न्यूट्रिशन ले लेती है। इससे ऐसा तो नहीं हुआ ना, वो प्लांट पूरा किल तो नहीं हुआ है, बट ये उस प्लांट के ऊपर डिपेंड है। तो कस्कुटा हमारा एग्जाम्पल हो गया किसका, पैरासाइटिक न्यूट्रिशन का। सेकंड इज ऑर्किड। ऑर्किड भी सेम प्रोसेस होता है, उसका भी टिक्स जो होती हैं, लाइक जो डॉग्स वगैरह हैं या फिर दूसरे जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, उनकी बॉडी पे, उनकी स्किन पे ये टिक्स प्रेजेंट होते हैं, जो कंटिन्यूसली क्या करते हैं, उनका ब्लड को सक करते रहते हैं। फिर आती है लाइस। लाइस काफ़ी सारे दूसरे एनिमल्स में या फिर ह्यूमन बींग्स में भी प्रेजेंट होती है। इनका भी एक ही फंक्शन होता है, उनके स्किन से क्या करती है, ब्लड को सक करती रहती हैं। उन ऑर्गेनिजम्स को पूरा किल नहीं करती, बट उनसे न्यूट्रिशन लेती रहती हैं। ठीक है, लीचेस जो है ये भी क्या करती है, ब्लड सकर है, ब्लड लेती है। राउंडवर्म एंड टेपवर्म। राउंडवर्म एंड टेपवर्म क्या होते हैं, हमारी गट के अंदर प्रेजेंट होते हैं। ओके, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में जो गट है, एलिमेंट्री कैनाल है, उसके अंदर किसी भी फॉर्म में अगर वो प्रेजेंट है, आप फूड आप ले रहे हैं, लेकिन वो क्या करते हैं, आपके साथ साथ खुद भी फूड को लेते रहते हैं, बट वो आपको किल नहीं करते हैं। तो आपको पैरासाइटिक का मतलब अच्छे से क्लियर हो गया। देन लास्ट है आपके पास प्लाज्मोडियम। तो प्लाज्मोडियम क्या होता है, जो मलेरिया है वो प्लाज्मोडियम से होता है। नोट कर लो, ये पॉइंट पता होना चाहिए आपको। तो मलेरिया जो है प्लाज्मोडियम से होता है। प्लाज्मोडियम क्या कहता है, मस्कीटो के अंदर रहता है और वो क्या करता है, उसके बाद वहीं से अपना पूरी लाइफ साइकिल चलाता है, वहीं से न्यूट्रिशन लेता है। सो दैट्स वाई प्लाज्मोडियम इज ऑल्सो पैरासाइट। तो अगर एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म में रह रहा है कंप्लीटली, उसके ऊपर एक्सटर्नली उसके अंदर रह रहा है, तो ये सारे के सारे एग्जाम्पल किसके होते हैं,
पैरासाइटिक न्यूट्रिशन के होते हैं। क्लियर हुई ये पॉइंट आपको अच्छे से? ओके, देन थर्ड पॉइंट इज होलोजोइक न्यूट्रिशन। अब देखिए होलोजोइक न्यूट्रिशन क्या होता है? इट इज़ द न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म टेक फूड डायरेक्टली देन डाइजेस्ट एंड एब्जॉर्ब इट। अब देखो होलोजोइक न्यूट्रिशन बाहर से किसी भी फॉर्म में अगर उन्होंने न्यूट्रिशन लिया है तो होलोजोइक न्यूट्रिशन कहलाता है। अब ये न्यूट्रिशन को, ये जो न्यूट्रिशन होता है इसमें क्या होता है? फूड को पहले इनटेक किया, बॉडी के अंदर डाइजेस्ट किया, देन एब्जॉर्ब किया। सेप्रोफाइटिक में क्या था? बॉडी से बाहर ही उन्होंने डाइजेस्ट किया था, उसको एब्जॉर्बेबल फॉर्म में कन्वर्ट किया था, देन बॉडी के अंदर लिया था। बट इसमें ऐसा नहीं होता। इसमें क्या करते हैं हम? डायरेक्टली कोई भी फूड मटेरियल ले लेते हैं एंड उस फूड मटेरियल को क्या किया जाता है? बॉडी के अंदर डाइजेस्ट एंड एब्जॉर्ब किया जाता है। उसके एग्जाम्पल क्या है? अमीबा, पैरामीशियम, bird, fishes and human being. They all are example of holozoic nutrition. कैसे? देखिए हमें ये हमारे पास ये जो डायग्राम है ये किसको शो कर रहा है? देखिए अगर आपको अच्छे से इसके अंदर दिख रहा है, ये जो कस्कूटा है इसकी जो रूट्स है इसने क्या किया है? कंप्लीटली कवर कर लिया है एक ग्रीन प्लांट को, और इस ग्रीन प्लांट से वो क्या कर रही हैं? न्यूट्रिशन को ले रही हैं। एंड यहाँ पर अमीबा है। अमीबा क्या करता है? अमीबा को देखिए ये फूड मिला, इसने अपने चारों ओर से हैंड्स के फॉर्म में सूडोपोडिया निकाले और उस फूड को ग्रैब कर लिया अपनी बॉडी में। देखिए समझ में आ रहा है ना आपको? छोटा सा फूड इसको दिखा, ये अमीबा के क्या है? सूडोपोडिया हैं। ये देखो अमीबा का स्ट्रक्चर है ये, और इसने क्या किया? इसको बॉडी से यहाँ पर अंदर एंगल्फ कर लिया। तो ये होलोजोइक न्यूट्रिशन का एग्जाम्पल हो गया। तीनों न्यूट्रिशन आपको अच्छे से समझ में आए किस तरह से होते हैं? ओके, तो ये थे सारे टाइप्स ऑफ हेटेरोजोइक न्यूट्रिशन। हेटेरोजोइक न्यूट्रिशन के सारे टाइप थे। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हुए हैं। ओके, तो अब देखिए हमने न्यूट्रिशन के मोड्स देख लिए एंड हेटेरोटाइपिक न्यूट्रिशन जो था उसके हमने और टाइप्स भी देख लिए। अब हम क्या देखते हैं? न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। प्लांट्स में न्यूट्रिशन कैसे होता है? तो पहले ये पॉइंट हमें क्लियर होना चाहिए। प्लांट्स जो हैं वो क्या हैं? प्लांट्स आर ऑटोट्रॉफिक। ओके, यस हमें पता है प्लांट्स जो होते हैं वो क्या हैं? ऑटोट्रॉफिक होते हैं। अपना जो फूड है वो खुद प्रिपेयर करते हैं। ओके, तो इनके अंदर जो न्यूट्रिशन है वो किस प्रोसेस की हेल्प से कंप्लीट होता है? फोटोसिंथेसिस प्रोसेस से वो हेल्प होता है। अब देखिए ये वर्ड क्या है? फोटोसिंथेसिस। अब फोटोसिंथेसिस को हम क्या समझे? फोटो यानी कि लाइट, लाइट की हेल्प से फूड का प्रोडक्शन होना फोटोसिंथेसिस कहलाता है। पॉइंट क्लियर? ओके, तो इसकी डेफिनेशन में क्या लिखा है? इट इज द प्रोसेस बाय विच plants prepare food by using carbon dioxide and water। तो हमने क्या किया? यहाँ पर इक्वेशन लिखी है, हमने कार्बन डाइऑक्साइड ली, कितने? 6 मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड लिया एंड 12 मोल ऑफ वाटर, H2O, 12 मोल ऑफ वाटर हमने लिया। ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल। सनलाइट की प्रेजेंस में ये पूरा प्रोसेस कहाँ देखने को मिलता है? क्लोरोफिल में ये पूरा प्रोसेस देखने को मिलता है, जिससे किसका फॉर्मेशन होता है? जिससे फॉर्मेशन होता है ग्लूकोज, वाटर एंड ऑक्सीजन का। ओके, क्लियर है ये पॉइंट? आपको समझ में आई? तो इस तरह से क्या होता है? फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होता है। सो इट इज़ द प्रोसेस बाय विच प्लांट्स प्रिपेयर फूड बाय यूजिंग कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल। द फूड प्रिपेयर्ड इज कार्बोहाइड्रेट। जो भी फूड बनता है, देखिए यहाँ पे इक्वेशन में क्या लिखा है? कार्बन डाइऑक्साइड है एंड वाटर है। सनलाइट के प्रेजेंस में ये हो रहा है, क्लोरोफिल के अंदर होता है, और उससे किसका फॉर्मेशन हो जाता है? ग्लूकोज का फॉर्मेशन हो जाता है। ये जो ग्लूकोज है ये क्या है? कार्बोहाइड्रेट है। तो कार्बोहाइड्रेट के फॉर्म में प्रिपेयर होता है, विच इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च, जो कि प्लांट्स में स्टार्च के फॉर्म में स्टोर रहती है।
क्लियर, स्टार्च के फॉर्म में स्टोर रहते हैं एंड ऑक्सीजन इज रिलीज्ड आउट इन दिस प्रोसेस, और ऑक्सीजन भी बन जाती है। ओके, तो प्लांट्स कितने यूजफुल हो गए, फूड भी प्रिपेयर कर रहे हैं एंड फोटोसिंथेसिस की हेल्प से ऑक्सीजन को भी लिबरेट कर रहे हैं। तो ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। क्या क्वेश्चन पूछेंगे, इंपॉर्टेंट लगाइए आप फोटोसिंथेसिस के ऊपर। फोटोसिंथेसिस की आपको डेफिनेशन क्लियर होनी चाहिए, इसकी इक्वेशन क्या होती है आपको इक्वेशन भी पता होनी चाहिए फोटोसिंथेसिस की। यहाँ पर ये पॉइंट देखो अच्छे से, हमें समझ में आना चाहिए कि 6 मोल्स ऑफ CO2 है एंड 12 मोल्स ऑफ H2O है, उनको कंबाइन किया है, देन फॉर्मेशन हुआ है ग्लूकोज का। ये ग्लूकोज एक कार्बोहाइड्रेट है, सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ द शुगर है। नोट करिए ग्लूकोज क्या है, सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ द शुगर है। एंड ये क्या करती है, ये जो कार्बोहाइड्रेट है ये प्लांट में स्टार्च के फॉर्म में कंजर्व रहती है या फिर स्टार्च के फॉर्म में ये स्टोर रहती है। उसके साथ ही साथ बाय प्रोडक्ट के फॉर्म में 6 मोल्स ऑफ वाटर एंड 6 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन लिबरेट होती है। ओके, आपको ये अच्छे से समझ में आना चाहिए। 6 मोल ऑफ ऑक्सीजन भी बनती है हमारे प्लांट्स में बाय फोटोसिंथेसिस। ओके, तो अब हम थोड़ा फोटोसिंथेसिस को और डिटेल में समझते हैं क्या है। तो द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस टेक प्लेस इन 3 मेन स्टेप। तो फोटोसिंथेसिस के क्या होते हैं, 3 मेन स्टेप्स होते हैं। वो स्टेप्स क्या हैं, फर्स्ट इज एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी बाय क्लोरोफिल। अब देखिए क्या होता है, फर्स्ट पॉइंट क्या हुआ है, एब्जॉर्प्शन हुआ है लाइट एनर्जी का क्लोरोफिल की हेल्प से। तो अब आपको एक बेसिक सी हम पिक्चर समझाते हैं, वो क्या है। मान लीजिए हमारे पास कोई प्लांट है, प्लांट की जो लीव्स हैं इनके लीव्स में एक इम्पॉर्टेंट सेल्यूलर ऑर्गन प्रेजेंट है, यानी कि जो लीव्स हैं, लीव्स किससे मिलके बनी होंगी, सारी की सारी जो लीव्स हैं वो सेल से मिलके बनी होंगी। ये जो सेल हैं, इन सेल के अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं, क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होते हैं, जो कि सेल्यूलर ऑर्गेनेली है, मतलब सेल के ऑर्गन्स हैं। कौन, क्लोरोप्लास्ट। ये जो क्लोरोप्लास्ट है, देखो इसको हम किस तरह से समझ सकते हैं। मान लीजिए हम एक डार्क ग्रीन कलर की लीफ को ड्रॉ कर रहे हैं, ये है हमारी लीफ। ओके, ये जो लीफ है ये काफ़ी सारी सेल्स इसके अंदर, लीफ के अंदर सेल्स प्रेजेंट हैं। ओके, काफ़ी मैंने रफ डायग्राम ड्रॉ किया इसका। इन लीव्स के अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं, क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होते हैं। क्या प्रेजेंट है, क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट है। सारी सेल के अंदर क्लोरोप्लास्ट एज अ सेल ऑर्गेनेली प्रेजेंट होते हैं। ये जो क्लोरोप्लास्ट हैं ये क्या करते हैं, इसके अंदर पिगमेंट प्रेजेंट होते हैं। ये पिगमेंट कौन से होते हैं, क्लोरोफिल होते हैं। ये क्लोरोफिल पिगमेंट की हेल्प से ही क्या हुआ है, इन क्लोरोफिल पिगमेंट की हेल्प से फोटोसिंथेसिस होता है। ओके, तो समझ में आया आपको क्लोरोफिल क्या है। तो जो हमारे क्लोरोफिल्स हैं, ये क्लोरोफिल क्या कर रहे हैं, फोटोसिंथेसिस इसके अंदर होता है। तो फर्स्ट स्टेप क्या हुआ, एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी बाय क्लोरोफिल। तो क्लोरोफिल ने क्या किया, जो हमारी सनलाइट आ रही थी उसको एनर्जी के फॉर्म में एब्जॉर्ब कर लिया। सेकंड क्या है, कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी इनटू द केमिकल एनर्जी। अब इस लाइट एनर्जी को किस में कन्वर्ट किया जाएगा, केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया जाएगा। कैसे करेंगे केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट, तो ये लाइट एनर्जी क्या करती है, जो लीव्स के अंदर बहुत सारा वाटर कंटेंट पड़ा है। ओके, हमारे जो लीव्स हैं, यस प्लांट लीव हैं, इनके पास वाटर मॉलिक्यूल्स भी होते हैं। तो ये जो वाटर मॉलिक्यूल है इसको तोड़ दिया जाता है, इसका स्प्लिटिंग हो जाती है और टूटकर ये किसके अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन के अंदर क्या होता है, ये कन्वर्ट हो जाते हैं। किसमें, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन में कन्वर्ट हो जाते हैं। किसकी वजह से, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। सनलाइट की प्रेजेंस में जो है, जो हमारी फोटो एनर्जी है उसको हम केमिकल एनर्जी में क्या करते हैं, कन्वर्ट कर देते हैं, और स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल इन द फॉर्म ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। तो फर्स्ट स्टेप एंड सेकेंड स्टेप हमें अच्छे से क्लियर हो चुका है। थर्ड स्टेप इज रिडक्शन ऑफ
कार्बन डाइऑक्साइड बाय हाइड्रोजन टू फॉर्म कार्बोहाइड्रेट। अब क्या होगा, अब क्या है, ये जो हमारा हमने इक्वेशन के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड देखा था, इस कार्बन डाइऑक्साइड का क्या होने वाला है, रिडक्शन होने वाला है। कार्बन डाइऑक्साइड का क्या होता है, यहाँ पर रिडक्शन होता है, रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड बाय हाइड्रोजन टू फॉर्म कार्बोहाइड्रेट। फिर हाइड्रोजन की हेल्प से सारा का सारा CO2 जो है वो कार्बोहाइड्रेट यानी कि ग्लूकोज के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। और ये जो तीनों स्टेप्स हैं, ये तीनों स्टेप किसके पार्ट हैं, फोटोसिंथेसिस के पार्ट होते हैं। फर्स्ट स्टेप में लाइट एनर्जी को ट्रैप किया, सेकंड के अंदर क्या हुआ, उस लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी के अंदर कन्वर्ट किया, वाटर का स्प्लिटिंग हुआ, वाटर से ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन निकल गई, ये ऑक्सीजन एनवायरमेंट में छोड़ दी गई, देखो लिबरेट कर दी हमने ऑक्सीजन, एंड ये जो हाइड्रोजन है इसने रिडक्शन करवा दिया, किसका, ऑक्सीजन का रिडक्शन करवा दिया। ओके, तो यहाँ पर जो हमारे पास वाटर मॉलिक्यूल था, इस वाटर मॉलिक्यूल से जो हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन बने थे, इसमें से हाइड्रोजन गई है कार्बन डाइऑक्साइड के पास और ऑक्सीजन एनवायरमेंट में रिलीज आउट कर दी गई है। तो ये 3 स्टेप्स होते हैं जिससे फोटोसिंथेसिस, न्यूट्रिशन, प्लांट के लिए फोटोसिंथेसिस एक काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रोसेस रहता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में आने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, केमिकल इक्वेशन पूछी जाती है और सारे स्टेप्स जो हैं वो भी फोटोसिंथेसिस के देखे जाते हैं। तो देखिए, हम देखते हैं क्या हो रहा है। ये हमारा एक छोटा सा प्लांट है, उसके ऊपर लीव्स लगी हुई हैं, दिख रही है हमें, छोटी छोटी लीव्स हैं, इसके ऊपर ग्रीन कलर की है, जो क्या शो कर रही हैं, इनके अंदर क्या प्रेजेंट है, क्लोरोफिल प्रेजेंट है। ओके, तो ये जो हमारा प्लांट है, इसने रूट्स की हेल्प से, रूट हेयर्स की हेल्प से वाटर को एब्जॉर्ब किया, किससे, वाटर को एब्जॉर्ब किया है इसने सॉइल से, और बॉडी की जितने भी इसके बॉडी पार्ट्स हैं वहाँ पर उसने क्या किया, वाटर को पहुंचा दिया। सेकंड, एनवायरमेंट से, किसकी हेल्प से, जो हमारी लीव्स होती हैं, लीव्स पर छोटे छोटे टाइनी पोर्स प्रेजेंट होते हैं, इन पोर्स को हम क्या कहते हैं, स्टोमेटा कहते हैं। इन स्टोमेटा के अंदर क्या हुआ, उन्होंने कार्बन डाइऑक्साइड को लिया है ना, एंड ऑक्सीजन को क्या कर दिया, जितनी भी एक्स्ट्रा ऑक्सीजन थी उनको स्टोमेटा से बाहर निकाल दिया। तो हमारा वाटर आ चुका है सॉइल से, कार्बन डाइऑक्साइड आ चुकी है स्टोमेटा से गैसेस फॉर्म में, एंड जो हमारी सनलाइट है वो हमने एनर्जी के फॉर्म में, फोटो एनर्जी के फॉर्म में हमने क्लोरोफिल के अंदर ट्रैप कर ली है। तीनों चीज़ें ट्रैप हो जाती हैं। उसके बाद क्या होता है, फोटोसिंथेसिस होता है। क्लोरोफिल जो कि पिगमेंट है, उस पिगमेंट में ग्रीन पिगमेंट होता है, उस वजह से पूरा प्लांट कैसे दिखाई देता है, ग्रीन कलर का दिखाई देता है। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, प्लांट्स ग्रीन क्यों दिखाई दे रहे हैं, due to the presence of chlorophyll plants are green in color. Okay, first point clear. second question क्या पूछा जाता है, जो हमारी कार्बन डाइऑक्साइड होती है, ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये हम किस फॉर्म में, ये जो प्लांट्स है किस फॉर्म में एब्जॉर्ब करते हैं, गैसेस फॉर्म में एब्जॉर्ब करते हैं, और किस मीडियम से, बाय विच मीन, और जो हमारी कार्बन डाइऑक्साइड है वो प्लांट्स के अंदर एंटर करती है, स्टोमेटा की हेल्प से हमारी कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है वो प्लांट के अंदर एब्जॉर्ब होती है। एंड द लास्ट क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है, वाटर जो है वो प्लांट कहाँ से उनको वाटर प्रोवाइड होता है, जो प्लांट्स की रूट हैं वो एब्जॉर्ब करती हैं सॉइल से वाटर एंड मिनरल्स को, एंड बॉडी के बाकी पार्ट्स तक पहुँचाती है। इन तीनों में क्या होता है, इनकी तीनों की हेल्प से फोटोसिंथेसिस होता है क्लोरोफिल के अंदर, एंड ग्लूकोज का फॉर्मेशन हो जाता है, एंड ऑक्सीजन का फॉर्मेशन हो जाता है। अब इस ऑक्सीजन को क्वेश्चन पूछा जा सकता है, व्हाट आर द बाय प्रोडक्ट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो बाय प्रोडक्ट्स क्या होते हैं, मेन प्रोडक्ट इज ग्लूकोज, उसके अलावा वाटर एंड ऑक्सीजन आर बाय प्रोडक्ट ऑफ द फोटोसिंथेसिस। सेकंड क्वेश्चन, और क्या पूछेंगे, ये जो हमारा ऑक्सीजन है ये किस फॉर्म में प्लांट बॉडी से बाहर निकलता है, गैसियस ऑक्सीजन के फॉर्म में, और बाय विच मीन, स्टोमेटा की हेल्प से ये प्लांट्स की बॉडी से बाहर रिलीज आउट किया जाता है। एंड दूसरा क्वेश्चन क्या बनता है, जो मेन प्रोडक्ट है फोटोसिंथेसिस का वो क्या होता है, ग्लूकोज जो है वो मेन प्रोडक्ट होता है फोटोसिंथेसिस का। ओके, क्लियर हो रही है बात आपको अच्छे से। तो जो हमारा ग्लूकोज है ये मेन प्रोडक्ट है, और इस ग्लूकोज जिसे हम कार्बोहाइड्रेट कहते हैं ये किस फॉर्म में स्टोर होता है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये स्टार्च के फॉर्म में जो है कंजर्व होता है। तो हमने इतने सारे टॉपिक्स जो हैं हमारे लाइफ प्रोसेस में पढ़ लिए हैं। अब एक बार हम थोड़ा सा समराइज कर लेते हैं एग्जाम में किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है कि व्हाट इज द मेन क्राइटेरिया फॉर
लिविंग ऑर्गेनिज्म। लिविंग ऑर्गेनिज्म को लिविंग कहते हैं। इसका मेन क्राइटेरिया क्या है, तो इसकी हमने पूरी की पूरी थ्योरी देखी थी। जो इंटरनल मूवमेंट होता है किसी भी ऑर्गेनिज्म में, वो उसका मेन क्राइटेरिया होता है। फर्स्ट पॉइंट क्लियर। और इस तरह का क्वेश्चन एग्जाम में पूछ सकते हैं। सेकेंड क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है, व्हाट इज द लाइफ प्रोसेस। तो हमें डिफाइन करना है लाइफ प्रोसेस को। एंड व्हाट आर द बेसिक लाइफ प्रोसेसेस आर, क्या क्या लाइफ प्रोसेसेस होते हैं, न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन एंड एक्सक्रीशन। तो इनकी डेफिनेशन भी एग्जाम में पूछी जा सकती है। ओके, सो हमने पूरा फ्लो चार्ट बना के इसको अच्छे से समझ लिया है। नेक्स्ट आता है जो न्यूट्रिशन क्या है, आप उसको डिटेल में समझाइए। तो हमें न्यूट्रिशन की डेफिनेशन पता होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ सकते हैं, मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन बताओ। तो मोड्स क्या होते हैं, दो मोड्स होते हैं, ऑटोट्रोफ एंड हेटरोट्रोफ्स। तो ऑटोट्रोफ्स के एग्जाम्पल हम अच्छे से लर्न करेंगे, ऑल ग्रीन प्लांट्स एंड सम बैक्टीरिया। एंड हेटरोट्रोफ्स जो होते हैं उनके भी हम एग्जाम्पल लर्न करेंगे। फिर हेटरोट्रोफ्स पे क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है, शॉर्ट नोट आ सकता है सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन पे, पैरासाइटिक न्यूट्रिशन पे एंड होलोजोइक न्यूट्रिशन पे। इनके एग्जाम्पल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। हम सारे के सारे एग्जाम्पल को अच्छे से लर्न करेंगे। इसको आप हाईलाइट कर दीजिए, राइट। तो तीनों के तीनों हमने न्यूट्रिशन के टाइप्स देख लिए जो कि हमें एग्जाम में पूछा जा सकता है। फिर सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आया, पूरा प्लांट न्यूट्रिशन को समझाइए। तो प्लांट न्यूट्रिशन पूरा किस पे डिपेंड करता है, फोटोसिंथेसिस पे। ये आज के लेक्चर का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक था, फोटोसिंथेसिस। हमें फोटोसिंथेसिस अच्छे से क्लियर होना चाहिए। इसमें एग्जाम में इसका डेफिनेशन पूछते हैं, उसकी इक्वेशन पूछी जाती है एंड उसके स्टेप्स भी पूछे जाते हैं। तो फोटोसिंथेसिस इस तरह से देखने को मिलता है। तो आज के लेक्चर में इतना ही। आई होप आपको अच्छे से सारा क्लियर हुआ होगा। हम नेक्स्ट अपकमिंग वीडियोस में लाइव प्रोसेस को ही कंटिन्यू करेंगे और बाकी भी सारे जो लेक्चर्स हैं वो कंप्लीट करेंगे। तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ एंड लाइक कर दीजिए। कोई भी डाउट्स हो तो मुझे कॉमेंट्स में लिख के बता सकते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स।